अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। और आज भी हम गोल्डन बूट में कुछ प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं और ला लीगा के कुछ मैचेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार ये मैचेस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो यहाँ पे नहीं आए वैसे, जैसे कि यूजुअली आते हैं, लेकिन ये जो मैचेस हुए हैं उसमें जो विक्ट्रीज़ हासिल की है टीम्स ने, कैसे कर पाई हैं वो ये विक्ट्रीज हासिल और क्या इस मोमेंटम को जारी रख पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास एक पैकेज भी है आप लोगों के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त पैकेज तैयार किया है हमने आपके लिए। और कुछ ऐसी मालूमात जो कि आप तक नहीं होंगी पहले आप इसमें देखेंगे। और उसके साथ साथ यूवेंटस का क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियल, वो क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और उनको किस बेस पे उनके पॉइंट्स कम किए गए हैं, किस स्पेस पे जज साहब, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और उसके साथ साथ कुछ ट्वीट्स हैं प्रोग्राम में आज, वो भी शामिल करेंगे। सबसे पहले मैचेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला मैच जो हमने फीचर किया है वो है एथलेटिक क्लब वर्सेस रियल मैड्रिड। जी हाँ, एथलेटिको बिलबाओ वर्सेस रियल मैड्रिड। और ये मैच रियल मैड्रिड जो है उन्होंने 2-0 से अपने नाम किया है। आसानी से नाम कर लिए या मुश्किल पेश आई, ये पूछेंगे हम आफरीदी थे, लेकिन स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। स्टैट्स की क्या सूरत हाल थी इस मैच में, रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब। आप देख रहे हैं बिलबाओ जो है वो 18 शॉट्स ले सके थे, जबकि 10 जो है वो रियल मैड्रिड के पास आई। शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो 4 थे रियल मैड्रिड के पास, जिनमें से 2 को उन्होंने गोल में कन्वर्ट किया। 3 जो थे वो बिलबाओ के पास थे, लेकिन गोल कोई भी नहीं कर पाए। पोजेशन भी ऑलमोस्ट बराबर था, लेकिन ज़्यादा था थोड़ा सा यहाँ पे बिलबाओ के पास। रियल मैड्रिड जो है 49% पोजेशन रख कर भी 2 गोल करने में कामयाब हुए हैं। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स आप देख रहे हैं, 17 थे बिलबाओ के, 10 थे रियल मैड्रिड की तरफ से। येलो कार्ड्स 2 थे रियल मैड्रिड की तरफ से, 3 जो थे वो बिलबाओ की तरफ से थे। कॉर्नर्स 12 मिले बिलबाओ को और 2 जो थे वो मिले हैं रियल मैड्रिड को। आफरीदी 2-0 से रियल मैड्रिड ने ये मैच अपने नाम किया है। शॉट्स ऑन टारगेट भी अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी। क्या वजह थी एथलेटिक क्लब जो है वो गोल करने में कामयाब? क्या डिफेंसिव लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी रियल मैड्रिड की, या फिर गोलकीपर जो हैं वो कुछ खेल गए ऐसा कि होश उड़ा दिए उन्होंने बिलबाओ के? जी बिल्कुल। एथलेटिको में बिलबाओ जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ऑल दो रिसेंट पास्ट में उनकी कुछ खास कारकर्दगी नहीं है ला लीगा में, लेकिन ये एक क्रूशल मैच था इनके लिए, क्योंकि सीज़न जब है अब अनफोल्ड हो रहा है अपने एंड की तरफ, और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह यूरोपियन पोजीशन में ही आ जाएं। अच्छा। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड जो थी वो एक स्क्रैपी विन था उनके लिए, हार्ड फोर्ड, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मतलब 2-0 तो ऑन पेपर लग रहा है कि बहुत इजीली जीता होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जीता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस जीत के लिए सारे लेकिन रियल मैड्रिड जैसी टीम को ऐसी जो जीत है वो जेब देती है, लाइक ला लीगा में जिस लेवल का ये क्लब है और बार्सिलोना के बाद अभी लाइक टॉप कर रहा है, तो बिल्कुल जेब तो नहीं देती, क्योंकि उनको क्लिनिकली जीतना चाहिए था एथलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब से विंटर ब्रेक के बाद आए हैं रियल मैड्रिड, केजी लग रही है उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं, केजी हैं। उस तरह से क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरह हम वर्ल्ड कप से पहले कंसिस्टेंटली देखते आ रहे थे। तो वर्ल्ड कप के बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रही है। ऑल दो बार्सिलोना तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुकी है, उन्होंने जो मैच जीता था उसकी वजह से वो 3 पॉइंट्स आगे चली गई। रियल मैड्रिड अपना हार गई थी वेला रियाल से। तो उसके बाद फिर अगर रियल एथलेटिको बिलबाओ की जीत की एक और मतलब एथलेटिको बिलबाओ का कोई भी गोल स्कोर ना करना और रियल मैड्रिड की जीत में क्लीन शीट का रहना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पूरे सीज़न में जो टिबो कोर्टवा है रियल मैड्रिड के गोलकीपर, उन्होंने सिर्फ एक ही क्लीन शीट रखी है अभी ये जो ला लीगा सीज़न शुरू हुआ है। मतलब आप देखें कि एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर जिसने बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी जीता और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पिछले सीज़न, अभी इस सीज़न उन्होंने सिर्फ क्लीन शीट रखी थी इस मैच से पहले, और इस मैच में उन्होंने क्लीन शीट रखी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई। पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालें आफरीदी, और पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं कि ला लीगा पे अब रियल मैड्रिड की क्या सिचुएशन है और रियल मैड्रिड कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अभी भी बार्सिलोना जो है वो 17 मैचेस में से 14 मैचेस जीती है और उसने 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं और 1 मैच हारी है, और 44 पॉइंट्स के साथ जो है वो नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है। और दूसरे नंबर पे रियल मैड्रिड है, और रियल मैड्रिड जो है वो
17 मैचेस में से 13 उन्होंने विन्स किए हैं और 2 जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं, मैचेस वो हारी है। 41 आफरीदी, 3 ही पॉइंट्स का फ़र्क है सिर्फ अभी भी। और आपको लगता है ये फ़र्क जो है वो लाइक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है? हाँ बिल्कुल, और 3 पॉइंट्स का क्या, हमेशा से ये एक डाइसी सिचुएशन होती है जब भी आपका सिंगल डिजिट में डिफरेंस हो, मतलब 9 तक आपका अगर पॉइंट्स गैप है तो वो कि 3 मैचेस आपकी अगर फॉर्म किसी एक आध मेन प्लेयर की गिर जाए और 3 मैचेस में आप पॉइंट्स लूज कर देते हैं, तो जो चेजिंग टीम होती है वो करीब आ जाती है। और कंसिस्टेंटली जीतना, वैसे ही अगर रियल मैड्रिड अभी इसके बाद कंसिस्टेंटली जीते ना, तो हर जीत के साथ बार्सिलोना पे प्रेशर बढ़ता है। हर जीत के साथ जो उनका डबल हो जाता है उन्हें प्रेशर, एक तो अपना जीतना भी और अपना स्टैंड अपने पॉइंट टेबल पे भी बरकरार रखना। तो ये प्रेशर वाकई आप बार्सिलोना कैसे हैंडल कर पाएगी नेक्स्ट, आप इसमें नेक्स्ट मैचेस में हम देखेंगे जो बार्सिलोना के होंगे और रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं है कि जो है वो कोई भी मैच अब ड्रॉ करें या हारें, उनको जीतने पड़ेंगे अब अपने सारे मैचेस, ताकि वो डोमिनेंस उनकी तरफ से नज़र आए ग्रुप में, जो ला लीगा का ग्रुप है उस लीग में। ये वो मैच ला लीगा का जो कि रियल मैड्रिड ने विन कर लिया 2-0 से। अब हम नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मैच जो हुआ है वो प्रीमियर लीग का हुआ है और प्रीमियर लीग के मैचेस भी बड़े एक्साइटिंग होते जा रहे हैं। और ये जो मैच है ये हुआ है फुलहैम वर्सेस टॉटनहम के दरमियान। बहुत ही एक्साइटिंग मैच था ये, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला जिसे आप कहें। दोनों टीम्स की तरफ से बेशुमार अटैक्स भी देखने को मिले, बेशुमार जो है वो सेव्स भी देखने को मिली, लेकिन एक गोल ऐसा हुआ टॉटनहम की तरफ से 46वें मिनट में, और किसने किया था वो भी बताएंगे। लेकिन ये वो गोल था जिसने फुलहैम के ख्वाबों को जो है वो हकीकत में बदलने ना दिया, या टूट गए सारे ख्वाब। लेकिन इतना अच्छा मुकाबला फुलहैम की तरफ से। आफरीदी से जानेंगे, आफरीदी स्टैट्स पे एक नज़र डालें। 1-0 से ये मैच अपने नाम किया है टॉटनहम ने, और आप देख रहे हैं शॉट्स जो थे वो यहाँ पर टॉटनहम की तरफ से 10 थे, 10 ही जो है वो फुलहैम की तरफ से थे। 5 शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा थे फुलहैम की तरफ से, लेकिन 3 थे टॉटनहम की तरफ से, जिनमें से 1 गोल कन्वर्ट कर पाए हैं। पोजेशन आप देख रहे हैं फुलहैम के पास ज़्यादा था, पासेस भी जो हैं वो फुलहैम के ज़्यादा थे, पास एक्यूरेसी भी फुलहैम की ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ फाउल्स बराबर थे, येलो कार्ड्स में टॉटनहम ज़्यादा थी, और कॉर्नर्स ज़्यादा मिले हैं टॉटनहम को 8 जबकि फुलहैम को 3 मिले। अफरीदी ऑलमोस्ट ज़्यादा डोमिनेंस नज़र आया फुलहैम का, तो कैसे हो गया ये गोल और फुलहैम ये क्यों नहीं ड्रॉ या जीत पाई? एक्चुअली में फुलहम जो है इस सीज़न उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई है, और अपनी यानी उससे बढ़ के दिखाई है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखाई है। यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फुलहम इस तरह के हमें नजर आएगी। फुलहम तो हमेशा चैंपियनशिप से प्रमोट होके आती है, अच्छा। और फिर अगले ही सीजन में रेलीगेट हो जाती है, फिर प्रमोट होती है, फिर रेलीगेट होती है। इनकी जो लड़ाई है 20th 19, 18, 17 इनके साथ ही हो रही होती है। लेकिन इस सीज़न इसके बरक्स हुआ है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और अभी टॉप 10 में है। और यूरोपियन स्पॉट्स के लिए, मतलब चैंपियंस लीग की तो खैर के लिए नहीं, लेकिन यूरोपियन जो यूरोपा लीग है या यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग है उनके लिए उन पोजीशंस में लड़ रही है, और वहाँ पर इनके स्टैंड्स। अभी टॉटनहम जो था वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, और फुलहम जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है। ऑलमोस्ट हर टीम के अगेंस्ट इन्होंने गोल स्कोर किया है, चाहे वो जितनी बड़ी टीम को। तो गोल्स तो ज़्यादा मुझे पर्सनली लग रहा था कि इस मैच में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि टॉटनहम पिछले 10 मैचेस में 21 गोल्स कंसीड कर चुका है। तो इनको हमने फीचर किया है और इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 8.2 ये पहले भी आप इनको देखते रहे हैं। अफरीदी वर्ल्ड कप में भी काफ़ी नज़र आए हैं ये अच्छी सेव्स करते हुए, पेनल्टी शूटआउट्स पे भी सेव्स 5 किए हैं इन्होंने। तो 5 सेव्स का मतलब है कि एक आप ये समझ लें कि यकीनी फतह जो आपने बनाई है वो इनकी वजह से बनी है। अगर ये ना होते तो फिर काम कुछ ख़राब हो सकता था टॉटनहम के लिए। एक्स गॉड फेस्ट जो है वो 0.78 है, एक्यूरेट पासेस 71% है, ड्राइविंग सेव्स 2 है, सेव इनसाइड द बॉक्स ये भी 2 हैं। ह्यूगो लॉरिस को किस तरह से आप देखते हैं अफरीदी? उनकी इस परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है, लेकिन क्या ये ख़तरनाक होगा अब नेक्स्ट बाकी मैचेस में बाकी टीमों के लिए? क्योंकि टॉटनहम को बड़ी अशद ज़रूरत थी अपने प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके आए हैं, वो प्लेयर्स जो फॉर्म में नहीं थे वो वापस आ रहे हैं फॉर्म में। बिल्कुल, और मतलब जैसे ही हैरी केन ने गोल स्कोर किया उससे चंद लम्हे पहले फुलहम का अटैक था, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सेव किया था। बाकी भी ओवरऑल मैच में बहुत ज़्यादा सेव की। और याद रहे कि अभी पिछले
इस मैच से पहले इनका आर्सेनल के साथ मैच था और इसमें लोरिस की गलती की वजह से ही पहला गोल, वो जो साका वाला गोल था, अगर आपको याद हो, साका ने मारा और इनके हाथ से लग के गोल के अंदर, तो मतलब पिछले मैच में इनकी गलती से हार गए और अगले ही मैच में इन्होंने दिखाया कि ये वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं और गलतियां तो इंसानों से होती हैं, तो इन्होंने फिर इस मैच को जितवाने में अहम किरदार अदा। बिल्कुल 20 मैचेस अभी प्रीमियर लीग के खेल चुके हैं और 6 क्लीन शीट्स हैं इनके पास और पेनल्टी जो है वो एक पेनल्टी जो है वो इन्होंने बिल्कुल एक सेव की है और 6.2 मिलियन इनकी मार्केट वैल्यू इस वक्त है, जो कि ज़्यादा हो सकती है। 36 साल के हो गए हैं, अब आखिरी उम्र है इनकी करीब यानी फुटबॉल को खैराबाद कहने के आपको लगता है, लेकिन अच्छे नोट पे अपना जो है वो कर रहे हैं। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम बात करेंगे, एक पैकेज हमने तैयार किया आप लोगों के लिए और ये पैकेज है, आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पहले आफरीदी होता था, ऐसे शर्ट्स भी उतारते थे, बड़े स्लैंग एक्शन भी करते थे, लेकिन शायद उस वक्त इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता था या लिया जाता था या पता नहीं था लोगों को, लेकिन अब जो है वो क्लियर है कि आपको जो है वो येलो कार्ड दे दिया जाता है। वाई प्लेयर्स आर बुक्ड फॉर टिकिंग देयर शर्ट्स ऑफ इन सेलिब्रेशन, और उस पर वो जो येलो कार्ड मिलता है, इसकी क्या कहानी है वो हमने तैयार की है बताने के लिए आप लोगों को। आइए पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2004 से पहले खिलाड़ियों का गोल करने के बाद शर्ट उतार के जश्न मनाने का अंदाज बैनुल अक़वामी सतह पर निहायत मकबूल और तिजारती अलामत समझा जाता था, मगर अब ऐसा करने पर किसी भी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जा सकता है। खिलाड़ी अब भी जज्बात की लौ में बह जाने पर ऐसा करते हैं, खसूसन गोल स्कोर करने के बाद या मैच के इख्तितामी लम्हात में। खिलाड़ियों ने ये जानकर भी कि ऐसा करने से उन्हें इंतबाही पैगाम जारी किए जा सकते हैं, इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं। जब भी ऐसा होता है, मद्दा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इस पाबंदी ने जीत का जश्न मनाने का सारा मजा किरकिरा कर दिया है। मगर ऐसी क्या बात है कि खिलाड़ियों को गोल स्कोर करने के बाद इनकी शर्ट उतारने से रोक दिया गया है? इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के असूल नंबर 12 के मुताबिक एक कानून बना दिया गया है जो खिलाड़ी के जश्न मनाने की हद को महदूद करता है। इन जवाबित में स्टेडियम में लगी साइड फेंस पर चढ़ना या तमाशाइयों को ऐसे अंदाज में अप्रोच करना जिससे इनका तहफ्फुज़ खतरे में आ जाए, किसी हद तक आमेज इशारे से मुखालिफ खिलाड़ियों को उकसाना, अपना चेहरा छुपाना या अपनी शर्ट उतार देना, ये वो तमाम असूल हैं जिनसे इंटरनेशनल फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी किसी भी खिलाड़ी को महदूद करती है। इन तमाम कैटेगरीज की खिलाफ वर्जियों में खिलाड़ी अक्सर ही मुलव्वस पाए गए हैं। इसकी मिसाल 2012 में एक मैच के दौरान एक प्लेयर को दिखाए गए रेड कार्ड से देखने में आई। वो गोल करने के बाद जश्न मनाते हुए कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। उन्होंने पहले अपनी शर्ट उतारी और फिर जंगले पर चढ़कर फातिहाना अंदाज में जश्न मनाया। रेफरी ने इन दोनों वाकयात को अलहदा नौयत का गर्दानते हुए 2 येलो कार्ड दिखाए और हटजी को फील्ड छोड़कर जाना पड़ा। रेफरी का ऐसा करने का मकसद वक्त जाया होने से बचाना था। शर्ट उतारने पर पाबंदी के इस असूल के हवाले से बेशतर वाकयात देखने में आए हैं, मगर इस असूल की पासदारी अपनी सही रूह से की जाएगी या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। इस तरह की नौयत के वाकयात ज्यादातर रूनमा नहीं होते, मगर शर्ट उतारने के वाकयात की तादाद वाफर है। शर्ट उतारने के वाकयात पर जुर्माना 5 बुनियादी वजूहात की बिना पर किया जाता है। बताया जाता है कि ऐसा जश्न को हद में रखने के लिए किया गया है। ऐसा करने से रोकने की एक वजह यह भी है कि तमाशाइयों को मुश्तइल होने से बचाया जाए। खिलाड़ियों को ऐसा करने से बाज रखने की एक वजह यह भी है कि खिलाड़ियों को अपनी जर्सी के नीचे लिखे गैर इखलाकी या जाती पैगामात की तशहीर से रोका जा सके। मुमकिन है इससे कोई साथी खिलाड़ी या कोई तमाशाई मुश्तइल हो जाए। गर्ज ये कि कोई भी सियासी, मजहबी और नस्ल परस्ती पर मबनी पैगाम जो इश्तियाल अंगेजी का सबब बन सकता है, उससे गुरेज किया जाए। माजी में रॉबर्ट फाउलर ने 1995 में इसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम की। उसने मैच के बाद अपनी शर्ट उठाई जिस पर 500 मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने पर यकजहती के कलमात लिखे थे। ऐसा करने के नतीजे में उसे यूएफए की जानिब से बैन किया गया। इसके बाद ऐसा करने पर जाती पैगामात की तशहीर पर भी येलो कार्ड दिखाए जाने लगे। न सिर्फ ये बल्कि मुज़हका खेज तमाशा करने पर भी अब खिलाड़ियों को इंतबाही मराहिल से गुजरना पड़ सकता है। शर्ट उतारने के वाकयात पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी डियागो फॉरलैन ने शर्ट उतारी और फिर बरवक्त पहनने में ताखीर कर दी, जिससे वो फील्ड पर सिर्फ शॉर्ट्स में भागते दिखाई दिए। इससे रेफरी को खिलाड़ियों को देखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और डियागो को इंतबाही कार्ड दिखाया गया। जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने तैयार की थी एक ऐसे चीज़ के ऊपर जो कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे आफरीदी, और मुझे तो वैसे पर्सनली जो है वो कोई बड़ी अजीब सी बात लगी है कि ऐसा रूल बनाना जिसमें आप सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते।
और सेलिब्रेशन भी, हाँ आप उसको महदूद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही महदूद नहीं कर दिया फीफा ने कि आप जो है वो जिस तरह कुछ प्लेयर्स जो है वो अपना इजहार यकजहती कर सकते थे, अपने मैसेज दे सकते थे, तो इतनी थोड़ी सी आपको लगता है विंडो होनी चाहिए थी? इतना भी ज़्यादा आप क्यों दबा रहे हैं? और वो एक चार्म शायद ख़त्म होता जा रहा है। एक्चुअली में इशू मुझे शर्ट उतार के येलो कार्ड दिखाने से मुझे भी है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल स्लोगन्स पिच पे लेके आना और फील्ड पे और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, इससे सबसे ज़्यादा इशू मुझे है कि आप स्पोर्ट्स को आप अलहदा कर दें पॉलिटिक्स से। बट तो अगर आप वो स्लोगन्स लेके आ रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में जंग हो रही है तो उसका प्लेयर कह रहा है कि कोई मतलब साइड तो लेगा ना। फॉर एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख लें कि ए और बी कंट्रीज के बीच में जंग हो रहा है, या ए और बी पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में इख्तिलाफ है गवर्नमेंट का, और सी प्लेयर जो है वो ए को सपोर्ट कर रहा है। नहीं ठीक है, ये चले, ये बात आपकी मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप मैसेज ही दे रहे हैं। ठीक है, आप वैसे भी जश्न मना सकते हैं, यानी आपने शर्ट उतार दी, कोई मैसेज नहीं आप दे रहे, फिर उस पर क्यों पाबंदी है? लाइक उस पर नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये एक थोड़ा सा, अब स्पोर्ट्स में आप जितने भी स्पोर्ट्स उठा के देख लेंगे ना, तो रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, सारे रूल्स वेग हैं। हर स्पोर्ट्स के आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लेंगे तो किसी भी स्पोर्ट्स के रूल्स जो हैं वो वेग होते हैं और क्लैरिटी उसमें नहीं होती। मतलब अगर आप थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर दें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आप शर्ट उतार के सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शर्ट के नीचे कोई ऐसा मैसेज लिखा हो जिसमें आपको फाइन हो सकता है, स्पोर्ट्स से मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड ना हो। नहीं, आप बिल्कुल सिफर ही कर देना कि आपने कोई भी मैसेज नहीं लिखना, चाहे वो कोई मोटिवेशनल मैसेज है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे अपनी कंट्री के लिए, कि आपने लिखना ही कुछ नहीं, आप जस्ट अपना वो कर सकते हैं, शर्ट उतार के सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगा दी है और उस पर जो है वो मतलब उन्होंने बस एक जर्नल 2004 में रूल बनाया और उसके बाद फिर 2004 को होते थे बच्चे भी और लड़के भी, स्पेशली वो जो फिजिक देख के रोनाल्डो की फिजिक देख के इतना इम्प्रेस होते थे लड़के, और कईयों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। तो ये एक इब्राहिमोविक जो है उनकी वो देख के, उसी तरह बाकी अब मैसी की नहीं है तो इसलिए वो शर्ट पहनते थे नीचे भी, जब शर्ट उतारते थे तो नीचे भी पहनी होती थी उन्होंने, क्योंकि आपने वीडियो में भी देखा, पहले उनको येलो कार्ड मिला था। तो अब वो एक, मुझे तो लगता है ये एक इंस्पिरेशन है अब बच्चों के लिए कि वो भी चाहे अपने आप को फिट करें और उस तरह से बनाएं। लाइक आपको नहीं हाँ, वो भी एक एलिमेंट है, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप शर्ट उतारते हैं और उसमें कोई वो नहीं है, बस सिर्फ आप अपनी जॉय जो मतलब आप देखेंगे खुल के भी आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा आप मतलब लाइक। हाँ, सर्जियो अग्वेरो ने जो गोल स्कोर किया था बिल्कुल आखिरी सेकंड में मैनचेस्टर सिटी को टाइटल जितवाया था, तो उस पे आप कैसे आप इतने बड़े इवेंट पे आखिरी सेकंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे ग्राउंड में अपने ग्राउंड में खड़ी है सेलिब्रेट करने के लिए टाइटल, और आखिरी सेकंड्स में बिल्कुल आखिरी 4-5 सेकंड्स रह गए थे और उसमें मैनचेस्टर सिटी ने गोल करके उनसे टाइटल छीन लिया। अब हम बात करेंगे जी यूवेंटस के ऊपर, और यूवेंटस जो है अफरीदी बड़ी एक सैड न्यूज़ है यूवेंटस लवर्स के लिए, और वो न्यूज़ ये है कि यूवेंटस जो कि सीरी आ में तीसरे नंबर पर थी, बहुत बेहतरीन जो है उनका सफ़र चल रहा था, चाहे जैसे भी हालात थे, जैसे भी मामलात थे, उसके बावजूद जो है वो तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रही थी, लेकिन अब वो आ गई है 10वें नंबर पे। अब आप सोचेंगे कि 10वें नंबर पे कैसे आ गई, इतने तो मैचेस ही नहीं हुए या वो हारी। वो हुआ ये है कि इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट हुई है और उनका जो क्राइसिस चल रहा था उसमें वो साबित हो गई है कुछ चीज़ें। अब वो क्या हैं वो अफरीदी से जानेंगे। 15 पॉइंट्स कम कर दिए हैं उन्होंने, और इन 15 पॉइंट्स के कम होने पे जो है वो अब 10वें नंबर पे चली गई है। और अब आपके पास पेंसिल है, मेरे पास पेन है, आप मतलब फॉर एग्जांपल उसकी 1 रुपए कीमत है और आप कहते हैं कि एक्चुअली में मतलब मेरे पास भी जो है उसकी भी 1 रुपए कीमत है और आपके पास भी, लेकिन हम कहते हैं कि हम ना इसकी प्राइस बढ़ा देते हैं और 10 रुपए आपको, कि हमने स्वैप किया है प्लेयर, लेकिन बीच में से वो फिर डील कर लेते थे बाहर कि हम आपको इस प्लेयर के इतने पैसे दे देंगे, लेकिन हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाना है कि हमने इतने का खरीदा। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और अभी बात करेंगे ट्वीट्स की। आइए पहली ट्वीट देखते हैं। जैसे कि बताया हमने, किलियन एम्बापे जो है इज द फर्स्ट प्लेयर इन पेरिस सेंट जर्मन हिस्ट्री टू स्कोर 5 गोल्स इन अ सिंगल कम्पिटिटिव गेम। अफरीदी एम्बापे का जो है वो सितारा काफ़ी इनटू द गैलेक्सीज ऑफ लेजेंड्स, पीटर ड्रूरी के ये अल्फाज वर्ल्ड कप में, और सही अल्फाज थे। यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बना दिया है एम्बापे ने,
लाइक क्यों इतना वो ये होते जा रहे हैं? 7 गोलों में से 5 एम्बापे के थे। वाकई में इनको रोकना अब मुश्किल ही हो गया है। और बहुत ही वैसे टीम तो बहुत ही एक लोअर डिवीजन की टीम थी, उनका इधर तक पहुंचना भी लेकिन ऐसी लोअर डिवीजन की टीम्स के और भी टीम्स के साथ मैचेस होते हैं, लेकिन उसमें हमें ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन 5 गोल ही कोई कर दे ऐसा जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ये अब नेक्स्ट मेरा ख्याल है तैयार हो रहे हैं GOAT के लिए, और ये नजर भी आएंगे कुछ अर्से बाद, शायद ये सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दें और मेसी और रोनाल्डो के बाद इस तरह मतलब हालैंड है, लेकिन हालैंड को आप डायरेक्ट मेरा ख्याल है अगर हालैंड और एम्बापे को कंपेयर किया जाए तो बहुत पीछे है अर्लिंग हालैंड। जो एम्बापे की सलाहियतें हैं, जो एम्बापे का टैलेंट है, और खाली टैलेंट की बात नहीं होती, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। अर्लिंग हालैंड मुझे लगता है वो हैं जिनको किसी की ज़रूरत है उनके टैलेंट को निखारना। एम्बापे वो हैं जो उनको खुद से पता है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, ये स्मार्ट है ज़्यादा। अर्लिंग हालैंड लंबे कद के जो लोग होते हैं उनके बारे में अक्सर कहा भी जाता है, लेकिन अच्छी बात है वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ये थोड़े स्मार्ट होते हैं। अफरीदी मैसी देख लो, आप देख लो, किलियन एम्बापे कोई ज़्यादा शॉर्ट नहीं है वैसे नहीं ज़्यादा नहीं है, लेकिन फुटबॉल में अगर देखा जाए तो वो बहुत उस लेवल पे नहीं आते जिस लेवल पे यूजुअली देखा जाता है प्लेयर्स को। लेकिन लॉन्ग हाइटेड जो है वो भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन खुद से जो आपकी एबिलिटीज़ है ना वो ज़्यादा होती हैं असेस करने की चीज़ों को। तो ये इनमें क्वालिटी देखी गई है कि अगर कोच ना भी हो तो ये खुद से भी गेम को बना सकते हैं, इनको समझ है कि क्या करना है, जो अर्लिंग हालैंड में चीज़ नहीं है। अर्लिंग हालैंड प्योर स्ट्राइकर है। हाँ। और ये एक फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है और ये बनाता है गेम को, ये इसको पहले ही समझ होती है एम्बापे को कि मैंने गेंद के साथ करना क्या है। अर्लिंग हालैंड के बाद गेंद आता है तो उनको समझ उस वक्त सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा मैंने इसके साथ क्या करना है। इनको पहले से पता होता है कि अच्छा वहाँ पे गेंद है, अगर ये मेरे पास अभी आ गया मैंने क्या करना है। एनीवेज एम्बापे के बाद दिखाइए जी, एम्बापे के बाद क्या ट्वीट है हमारे पास, और ये है इन ऑर्डर टू स्टॉप चेल्सी यूएफए आर प्लानिंग टू सेट अ मैक्सिमम ऑफ अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट। आफरीदी ये क्या है? एक्चुअली में चेल्सी क्या कर रही है कि अभी अगर कोई प्लेयर इनके पास नहीं भी आता ना, तो क्योंकि हर बंदे को अपनी फ्यूचर का होता है कि मेरा फ्यूचर सेफ होगा इस क्लब में, तो नहीं। अब मॉड्रिक जो हैं मिहाइला मॉड्रिक, इनको इन्होंने इसलिए कन्विंस किया कि उनको एक 7-8 साल ईयर का एक डील दे दी, और ये एक मतलब लूप होल्स के साथ खेल रहे हैं चेल्सी वाले, और प्लेयर्स को कन्विंस करें कि हमारे क्लब आएँ। बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर दिया, फिर से इनके ऊपर फाइनेंशियल फेयर प्ले भी सोचना शुरू कर देगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी ये प्लेयर्स को वापस मजबूर करेंगे बेचना। तो यूएफए अब सोच रही है कि क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत होती है चेल्सी, बाकी क्लब्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है कि ये इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग क्यों कर रही है, और ये तो मतलब एक गलत चीज़ है कि आप कंपटीशन को किल कर रहे हैं, मतलब आप पैसे से ख़रीदना चाह रहे हैं ट्रॉफीज़ को। तो यूएफए अब मिनिमम जो है मैक्सिमम, आप यूएफए एक रूल इंट्रोड्यूस करवाने वाली है जिसमें ये लिखा होगा कि मैक्सिमम आप एक प्लेयर को अगर डील दे सकते हैं तो 5 साल की दे सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा की डील कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते आप एक प्लेयर। अच्छा ये रूल है, और इससे काफ़ी अब फिर सोचेंगे प्लेयर लेते हुए देते हुए। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्वीट है, आइए आपको वो दिखाते हैं। और नेक्स्ट ट्वीट में आप देख रहे हैं जेरार्ड पीके जो हैं अफरीदी रिग्रेटेड डंपिंग शकीरा एंड डेस्परेटली ट्राई टू गेट बैक विद हर। ये पिछले दिनों तो गाड़ियाँ चला रहे थे, 22 साल वो जो आई थी, इन्होंने गाने में इनके बारे में कहा था शकीरा ने कि मैं अभी भी बहुत बेहतर हूँ और तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और ये जो तुम कर रहे हो एक तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक तो जो तुम खुद अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो वो भी तुम ठीक नहीं कर रहे। ये मुझे समझ नहीं आती वैसे औरतों की कि मतलब आप अगला को बेड़े गर्क कर रहे, करने दें उसको, मतलब आप ठीक आपके साथ अच्छा उन्होंने अपने लेकिन ये प्यार की निशानी है कि वो स्टिल प्यार करती हैं कि उन्होंने अपने साथ साथ ये भी कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे अपने साथ, तो उन्होंने फिर गाड़ी ले आए वो 22 वो जो उन्होंने कहा कि 22 ट्विंको, यहाँ पे अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जेरार्ड पीके ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, जब पिछले साल इनका ब्रेकअप हुआ था तो कोशिश की थी एक महीने बाद इनको ख्याल आया पीके को कि ये तो मैंने गलत कर दिया और शकीरा तो इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो तब इनको जो भी रीजंस थे ये वापस आए, लेकिन शकीरा ने इनको मतलब कहा कि नहीं ये अब ये तो गलत नहीं है, मतलब शकीरा उस वक्त वापस नहीं आई, रियलाइज हो गया बंदे से गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद इवन शकीरा से होती है और वो चली जाती है, 1 महीने बाद वो आती है। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि वो उनसे ही हुई, उनसे होती तो जेरार्ड को वो माफ़ कर देना चाहिए था, मौका दे देना चाहिए था। अब जो है वो आप इतने अरसे बाद फिर गाना गा रही हैं और उसमें आप अपने आप को जो है वो, तो मैं आपको बताता हूँ ना, पूरी स्टोरी ये है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं था, इससे पहले 2-3 बार
शकीरा माफ़ कर चुकी थी पीके को। पीके ने इससे पहले भी, ये 22 साल लड़की से पहले भी शकीरा की पीठ पीछे हरकतें ऐसी की थी, लड़कियों के साथ ताल्लुक़ रखे थे नाजायज़, तो उसकी वजह से फिर शकीरा ने माफ़ किया। और ये वो कह रही थी कि वंस टू मैनी, और ऑलरेडी मतलब ये उस दौरान इन्होंने वापस रिग्रेट किया, 1 महीने बाद वापस आए कि ब्रेकअप नहीं करना, कि ये 22 साल जो क्लारा थी, जो इनकी PR एजेंट है, तो उनके साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा था। तो शकीरा को लगा कि ये ऑलरेडी एक तो बहुत दफ़ा कर चुका है पहले, और फिर हर बार आके माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं बस आइंदा से नहीं होगा। और अभी भी करंटली उस लड़की के साथ है, उसकी PR एजेंट है। तो ये मतलब इनकी फिर आदत थी ना, हसलत थी इनकी, लाइक हाँ, तो शकीरा ने कहा कि वंस टू मेनी, इससे बेहतर है कि फिर मेरा दिल टूटे और फिर इसको एक ही बार ख़त्म कर देते हैं। और ये गाना जो अभी लिखा है शकीरा ने, ये एक्चुअली में शकीरा ने खुद एडमिट किया है कि ये उनका एक कितारसिस है, खुद को उस चीज़ से निकालने के लिए उन्होंने बस वो जो सारा एंगर था ना, वो इस गाने से निकाल दिया। आप इसी तरह से निकालते हैं, जब भी आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को जो है वो उसके बारे में अगेंस्ट सोचते हैं, आप उसकी खामियों को सोचते हैं, और फिर भूलने में आसानी होती है। ये भी वैसे ट्रिक है, व्यूवर्स को भी बता देते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं या कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है और फिर आप की दस्तरस में नहीं रहती, तो फिर आप या तो एक दिल को करार आ जाए, वो कहते हैं कि दिल को करार कैसे आए, ठीक है, और यही आपका बड़ापन है कि आप यानी इसी चीज़ से बड़े भी होते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर कि आप जब इस तरह की ज़िंदगी में सिचुएशन से गुजरते हैं, तभी तो पता चलता है आपका कि आप किस काबिल हैं और किस लेवल पे हैं। एनीवेज़, ये इनकी स्टोरी थी, और मर्दों को भी चाहिए कि जब कुछ इस तरह की नेमत उनको मिल जाए, नेमत से मुराद जब अच्छा एक आपको लाइफ पार्टनर मिल जाता है, फिर वो इस तरह की हरकतें ना करें, ठीक है। और अगर 1-2 दफ़ा हो जाती है तो फिर ज़रा कंट्रोल कर लें अपने आप को, क्योंकि औरत जो है उनको एक लॉयल्टी चाहिए, बनाने वाले को भी लॉयल्टी चाहिए, और वफ़ादारी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत चाहे बनाने वाले से, चाहे इंसानों से, चाहे अपने काम से है, वो चीट वाली मोहब्बत है। हम अपने काम में भी धोखा देते हैं, अपने आप को, अपने काम को भी, अपने रिलेशन में भी धोखा देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, हमें अच्छा भी लगता है, हमारी एहतराम भी है, हमारा खलूस, सब सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ नहीं होती, और वो होती है वफ़ादारी। क्योंकि जब वफ़ादारी आ जाती है किसी काम में, किसी रिलेशन में, किसी ज़ात के लिए, तो फिर उस चीज़ को कोई ना हरा सकता है, ना गिरा सकता है, ना जुदा कर सकता है, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट है जो होना चाहिए, चाहे वो मर्द है, और औरतों में ये ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है वो जो हमारे ख़ास तौर पे जो देसी जिनको आप मर्द कहते हैं, उनमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। और आजकल एनीवेज, इस पे ये और टॉपिक है, इस पे कभी फिर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में ये कुछ ट्वीट्स और प्रोग्राम में कुछ ये मैचेस थे और स्टोरीज़ जो हैं, उसका भी हम फॉलोअप भी लेंगे। जो यूवेंटस का क्राइसिस चल रहा है उसका नेक्स्ट भी हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाबा अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।